Assalamu alaikum viewers. Hi, how are you? I hope you all are fine. I'm here, Jawad Khan, with Eurosports Fever. Viewers, तो आज था फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2005 और चैंपियन ट्रॉफी 2005 यहाँ पर आज इख्तिताम होती है। एक बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट हमें देखने को मिला। यानी कि मोस्ट ऑफ द मैचेस जो है वो बहुत अच्छे हुए। जो मैचेस पाकिस्तान के अंदर हुए काफी हाई स्कोरिंग गेम्स थे, और जो मैचेस दुबई के अंदर हुए वो काफी लो स्कोरिंग गेम्स थे। तो हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग गेम्स के का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। हमें इस टूर्नामेंट में ये देखने को मिला कि जो मैचेस पाकिस्तान में हुए वहां पर फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स दोनों ही इतने कामयाब नहीं थे, तभी बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। वहां पर 350 चेज भी हुआ और न्यूजीलैंड ने 352 का टारगेट देकर साउथ अफ्रीका जैसी टीम को टूर्नामेंट से बाहर भी किया। लेकिन दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं कि टूर्नामेंट जो दुबई के अंदर जो चल रहा था और इंडिया अपने मैचेस जो है वो दुबई में खेल रही थी, तो दुबई का ग्राउंड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था। यानी कि उसकी पिचेस जो है वो इतनी स्लो थी कि वहां पर जो विनिंग टारगेट था, जो इतने सारे मैचेस से समझ में आया, वो 280 290 था। तो आज के मैच की बात करते हैं, बिग डे बिग फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मोस्ट एक्सपेक्टेड यही था, ज्यादा प्रिडिक्शंस यही थी कि 70% इट्स इंडिया चांस, क्योंकि इंडिया वंस अगेन इंडिया हैज द फेवर ओवर देयर। पिचेस का फेवर, ग्राउंड का फेवर। एक टीम एक ग्राउंड में जब बहुत ज्यादा खेल रही होती है तो उसको उसका बहुत अच्छे से पता चल जाता है। आप देखिए, एक दफा फिर इंडिया के स्पिनर्स ने पूरे गेम के अंदर इंडिया को वापस लिया है। आइए थोड़ा मैच की तरफ देखते हैं। टॉस जीतता है न्यूजीलैंड, पहले बैटिंग करता है। टॉस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या ये फैसला सही था? बिल्कुल सही था। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही था। पहले बैटिंग ही करनी चाहिए उस ग्राउंड पे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में और खास तौर पे जब फाइनल आता है तो एक प्रेशर होता है। यही न्यूजीलैंड अगर 290 280 290 के करीब अगर स्कोर बनाता तो ये डिफरेंट गेम होता। इवन दो 252 पे भी, अगर अगर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब तीसरी विकेट इंडिया की गिरी थी, अगर वहां पर एक विकेट और वो जल्दी ले लेते तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, फंस सकता था, मतलब 50-50 हो जाता। फिर दोबारा इंडिया को उस मैच के अंदर जीतने के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत होती, लेकिन 50-50 हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खैर, न्यूजीलैंड टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है। टॉस का डिसीजन उनका बिल्कुल सही था। उसके बाद वो आता है बैटिंग करने। बहुत ही शानदार आगाज न्यूजीलैंड का। रचिन रविंद्रा, जो कि ऐसा लगता है आईसीसी टूर्नामेंट जब आते हैं तो वो एक अलग ही नजर आते हैं। आ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 या 5 सेंचुरीज हैं उनकी आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, और सेमीफाइनल में भी वो सेंचुरी मार के यहाँ पर आए। और एक बहुत ही उम्दा उन्होंने स्टार्ट दिया न्यूजीलैंड को। 45 रन इज जस्ट 5 ओवर्स। न्यूजीलैंड फॉर 0 आउट, 45 रन इन जस्ट 5 ओवर्स, और न्यूजीलैंड का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। और न्यूजीलैंड उस वक्त जो है वो एकदम फ्लैश जा रहा था 7.5 की एवरेज से। एंड दैट वाज अ कंसर्न टू रोहित शर्मा। अगर आपने उस वक्त देखा हो, रोहित शर्मा उस वक्त आपको ग्राउंड के अंदर परेशान नजर आ रहे थे। और फिर इंडिया का स्पिन अटैक शुरू हुआ। जहां से इंडिया का स्पिन अटैक शुरू हुआ, आप देखें यक्के बाद ईगरे किस तरीके से विकेट्स जो है वो गिरती चली गई। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम मैच को अब उस तरीके से संभाल नहीं सकी जिस तरीके ऐसा लग रहा था। खैर दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें देखें तो आपको ये साफ नजर आता है कि आज के प्लेयर्स जो हैं वो स्पिन अच्छी नहीं खेलते हैं। मतलब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये रीजंस हैं कि क्रिकेट तेज हो गई है। तेज क्रिकेट होने की वजह से चूंकि उनको हिटिंग करनी होती है, तो जब आप हिट कर रहे होते हो और आपने अपनी बैटिंग टेक्निक वैसी बना ली होती है, तो आप वो जो ग्राउंड टेक्निक्स होती हैं, वो जो टेस्ट मैच टेक्निक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक टेक्निक्स होती हैं, वो आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाते हो। न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर मुझे तो साफ नजर आया कि उनको बहुत सारी बॉल्स वो रीड ही नहीं कर पा रहे थे। यानी कि कुलदीप यादव की वो बॉल ही रीड नहीं कर पा रहे थे जो वो गुगली कराते थे। फिर वरुण चक्रवर्ती की भी वो गुगली को रीड ही नहीं कर पा रहे थे। समटाइम्स वो गुगली खेलने जाते थे, लेग ब्रेक हो जाती थी, वो रीड नहीं कर पाते। समटाइम वो लेग ब्रेक खेलने जाते थे, गुगली हो जाती थी, वो रीड नहीं कर पाते थे। आप यंग का आउट देखें, वो रीड ही नहीं कर पाए कि वो गुगली है।
वो पहले ही उसको खेलने चले गए, उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि लेग ब्रेक बॉल होगी, और आप देखें कि अभी बॉल टिप ही हुआ था, वो पहले ही खेलने चले गए, और उनका बैट जो है वो पैड से इतना दूर था जैसे कि वो आपको लगेगा कि वो लेग ब्रेक ही खेलने गए, क्योंकि बैट उस तरफ था, पैड के ऊपर था ही नहीं, क्योंकि गुगली तो अंदर आनी थी। इसी तरीके से आप विलियमसन का आउट देखे, वो भी बॉल को रीड नहीं कर पाए और कॉटन बोल्ड हो गए। तो ये, हालांकि विलियमसन एक बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन स्टिल ये एक चीज आपको नजर आती है। फिर स्पिन के अंदर आपको एक और चीज नजर आती है कि ना कोई पैडल स्वीप खेलता है, ना कोई स्कूप शॉट खेलता है। अगर आपको याद हो तो 90s के अगर हम प्लेयर्स की बात करें, या आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, आप सईद अनवर की बात करें, आप सना जयसूर्या की बात करें, आप अरविंदर डिसिल्वा की बात करें, संगाकारा की बात करें, जयवर्धने की बात करें, आप नाम लेना शुरू करें, इंजमामुल हक की बात करें, आपको अगर याद होंगे कि उस टाइम पे इतने अच्छे अच्छे स्पिनर्स होते थे कि आधे आधे फिट पे जो है बॉल स्पिन होता था। आप सोचें कि उस दौर में शेन वॉर्न थे, उस दौर में मुरलीधरन थे, और ये बैट्समैन जो है उनको इतने आराम से खेलते थे। सचिन तेंदुलकर जो है वो, जब उनको आगे से ब्लॉक कर दिया जाता था तो वो सारे रन पीछे ही बनाते थे स्कूप शॉट्स खेल खेल के, जिसकी वजह से बाद में उनकी कमर में भी दर्द हुआ था। तो आज के क्रिकेटर्स ये शॉट्स ही नहीं खेलते हैं। तो यही हुआ, स्पिन अटैक जब आया, इंडिया ने क्लोज फील्ड की, न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को घेरना शुरू किया, उनको सिंगल्स रोकना शुरू किए, तो उन पर प्रेशर आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो बॉल को ओवर ट्राई करने गए और कुछ बॉलों को वो रीड ही नहीं कर सके, और उनकी यक्के बदीगरे विकेट्स गिरने लगी। उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत सहारा मिचेल्स की इनिंग ने दिया, और उनके साथ ब्रेसवेल ने एक ऐसी इनिंग खेली जिसने न्यूजीलैंड को 252 के टारगेट तक पहुंचा दिया। लेकिन स्टिल हम ये जानते थे कि 252 का टारगेट इंडिया के लिए इतना हार्ड टारगेट नहीं है, और जिस तरह की इंडियन बैटल लाइनअप है, वो इस टारगेट को आराम से चेस कर लेंगे, और हुआ भी ऐसा ही, कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। कंपेयर अगर हम करें जिस तरह का एक फाइनल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ अगर ये 280 290 स्कोर होता तो फिर बात अलग थी। और फिर इंडिया की बैटिंग आती है, रोहित शर्मा अपने आज पूरे जोबन पे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेली। आप ये समझ लें कि जब रोहित शर्मा ने 50 किए, ऑलमोस्ट इंडिया वहां से मैच ले गया था, वन साइडेड कर दिया था। लेकिन फिर रोहित की विकेट गिरना, विराट की पहली बॉल पे विकेट गिरना, उनके जो ओपनर है शुभमन गिल की विकेट गिरना, यहां से इंडिया थोड़ा सा ऐसा लग रहा था प्रेशर में आया। लेकिन फिर जिस तरीके से अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप दी, और सिर्फ आप ये देखिए वो पार्टनरशिप नहीं थी, देखिए ये होता है चेजिंग। ये मॉडर्न सारी टीमों को ऑलमोस्ट लाइक, मैं खास तौर पे बात करूंगा पाकिस्तान को, ये इंडिया से सीखना चाहिए कि ये होती है चेजिंग। देखिए इसी तरह की चेजिंग ऑस्ट्रेलिया भी करता है, इसी तरह की चेजिंग मैंने इंग्लैंड को भी करते हुए देखा है, लेकिन स्पेशली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है, ये बिल्कुल जो चेजिंग का एक 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 ट्रैक होता है ना, उसके ऊपर चलते हैं। आप देखिए श्रेयस अय्यर आए और अक्षर पटेल आए, 3 आउट हो चुके थे, लेकिन उनको ये बात पता थी कि हम ज्यादा डॉट्स खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो द मोमेंट 3 4 5 बॉलों का फर्क आता था, कि जैसे 90 बॉल पे 95 रन चाहिए, तो वो एक आध हिट मारते ही मारते थे। उनको ये पता था कि हमने बॉलों का डिफरेंस बहुत नहीं करना, वरना विकेटें हमारे हाथ में रह जाएंगी। बॉलों का डिफरेंस अगर 15 20 रन पे चला गया, हम पे प्रेशर आ जाएगा, 8 9 रन का एवरेज आ जाएगा, और उसके बाद फिर हिट्स प्रेशर में मारना, और ये एक्सपेक्ट करना कि हिट्स लगेंगी भी और हम ये कवर कर लेंगे, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स करते हैं कि दे हैव नथिंग टू डू विद द रन रेट, स्कोर बोर्ड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ उनको फिक्र नहीं होती है। रन रेट वो आसमान पे पहुंचा देते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि अब जो न्यू कमर आएगा वो मारेगा। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ चेजिंग व्हेन यू आर चेजिंग, कि आप रन रेट को लेके चलते रहो, क्योंकि आपने अगर विकेट भी बचा ली तो आपने कौन सा तीर मार लेना एंड में, फिर जब आप छक्का मारने जाओगे तो वो लगता नहीं है। तो दिस वाज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, और ये जो इनकी विकेट थी ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आप ये समझ लें कि चैंपियन ट्रॉफी जो आज इंडिया जीता है वो इस विकेट की पार्टनरशिप पे जीता है। लेकिन देखिए, क्योंकि आप याद रखिए, अगर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर अगर उस वक्त जल्दी आउट हो जाते तो फिर पूरा सिनारियो चेंज हो जाता। फिर आना था हार्दिक पांड्या ने और जडेजा ने, और फिर उनके लिए ये 120 130 रन बनाना ये इतना आसान नहीं होता, बल्कि न्यूजीलैंड 70 80% मैच के अंदर वापस आ जाता, और हो सकता है शायद वो इंडिया को जीतने भी नहीं देता। सो दिस वाज द समरी ऑफ द फाइनल। एक बहुत ही बेहतरीन कैप्टनसी रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा की अगर हम यहाँ पर बात ना करें तो ज्यादती होगी। और
ना सिर्फ बेहतरीन कैप्टनसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनको पता था कि हम कहाँ खेलने वाले हैं, उनको पता था कि अकॉर्डिंग टू पिच मुझे यहाँ पर किन को खिलाना है। उन्होंने देखिए अपनी बॉलिंग के अंदर एक फास्ट ऑप्शन रखा मोहम्मद शामी, ठीक है, और 4 स्पिनर रखे। देखिए ये एक कैप्टन की इंटेलिजेंस होती है, ये एक कैप्टन का इंटेलेक्चुअल होता है, पिच को रीड करना, सिचुएशंस को रीड करना। क्रिकेट एक चेस के गेम की तरह है, एक चाल आपने गलत चली, गेम से आउट आउट हो जाते हैं आप। तो एक एक चाल को, एक एक चीज को सही से प्रेडिक्ट करके ग्राउंड में उतरना, और फिर ग्राउंड के अंदर जिस तरीके की उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो जिस तरह की अटैकिंग फील्ड रखते हैं, स्पिनर्स में बिल्कुल रन लीक आउट नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि जितनी डॉट बॉल्स होंगी, प्लेयर अंडर प्रेशर आएगा, मारेगा, ओवर ट्राई करेगा, हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं, उसके उनके ऊपर चांस बहुत ज्यादा निकलेगा। और ऐसा ही हुआ कि उनके स्पिनर्स वाकई में अच्छे हैं। वो जब चांस लेने की बारी आती है तो एक छक्का या चौका लगने के बाद विकेट निकलने का चांस होता है, और ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा ने हर टीम को एक लो स्कोर पे ऊपर रोका ताकि वो उस टारगेट को आराम से चेस करें। और अगर वो पहले बैटिंग करने जाते हैं तो वो ऐसा टारगेट सेट करते हैं कि उसको भी वो डिफेंड कर पाते हैं। सो फ्रॉम माय साइड, कांग्रेट्स टू इंडियन टीम, कांग्रेट्स टू रोहित शर्मा, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इस टीम के अंदर विराट कोहली भी मौजूद थे, क्योंकि ये इनके कैरियर का बिल्कुल एंड है। तो आई थिंक द ग्रेट प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, दे डिजर्व कि व्हेन दे जब वो इस इस इंटरनेशनल क्रिकेट से जाएं, तो वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं और इतने बड़े टूर्नामेंट जीत के जाएं। आप देखें जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं, इमरान खान, कपिल देव, या ऐसे प्लेयर्स जिन स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, कि जो जब गए हैं तो एक बड़ा टूर्नामेंट अपने मुल्क को जिता के गए हैं, उनकी रिस्पेक्ट का लेवल हमेशा आसमानों पर होता है। वरना प्लेयर्स और भी बहुत बड़े बड़े आए हैं, लेकिन चूंकि वो उनकी अलविदा जो है वो एक बड़े टूर्नामेंट से नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है उनके लेवल और इनके लेवल्स में हमेशा एक फर्क देखा जाएगा। देखिए इंडिया में बड़े बड़े स्टार्स हैं काफी का, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, लेकिन सचिन तेंदुलकर भी जब गए हैं तो 2011 का वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने। शायद अगर वो उसके बगैर चले जाते तो एक एक व्हाट यू से एक डेंट रह जाता सचिन तेंदुलकर का, और शायद उनकी भी जिंदगी में रह जाता कि ये कि मैं एक भी वर्ल्ड कप का जो है वो विनिंग टीम का हिस्सा नहीं बन सका। लेकिन जिस तरीके से धोनी गए हैं हमेशा याद रखे जाएंगे, रोहित शर्मा जाएंगे हमेशा याद रखे जाएंगे। तो ये कैप्टन की लेगेसी होती है, ग्रेट प्लेयर्स की लेगेसी होती है कि वो उस टीम का हिस्सा हो जो टीम वर्ल्ड टाइटल जीते और फिर वो वहां से अलविदा हो। मुझे नहीं पता कि रोहित शर्मा एंड कोहली will be playing in 2027 ODI वर्ल्ड कप और नॉट। जिस तरह की उनकी फिटनेस है, एज अ फैन ऑफ देम, मैं चाहता हूं कि वो खेलें। लेकिन आई डोंट नो 2 साल बाद क्या होगा, इंडियन बोर्ड क्या फैसला करता है, लेट्स सी। बट वेरी वेरी कंग्रेट्स टू इंडियन टीम। जो भी मेरे इंडियन फैंस हो, जो कि मेरे इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो फ्रॉम माई डीप हार्ट आई विल congrats you all. Stay happy and blessed. Assalamu alaikum.